गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी विद प्रभात डॉट कॉम। आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने पहले बात किया था कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे। शेयर में किसी भी शेयर को खरीदने से पहले कुछ हमें बेसिक्स चेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं और चेक करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक साइट वेबसाइट है, उसका नाम है स्क्रीनर्स। स्क्रीनर्स पे आएंगे और स्क्रीनर्स पे आने के बाद यहाँ पे सर्च में हम उस सर्च कंपनी को सर्च करेंगे। तो एग्जांपल के लिए जैसे हम देखते हैं कि एक हम कंपनी लेते हैं बाटा। बाटा आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ बाटा की जूते और चप्पलें वगैरह बिकती है। यहाँ पे बाटा के यहाँ आए, इस साइट पे आए और यहाँ पे हम इसके क्वार्टर्स में जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट के ऑलमोस्ट 12 क्वार्टर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऑलमोस्ट 12 क्वार्टर के आसपास का डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें क्वार्टरली रिजल्ट क्यों देखना चाहिए। जितने भी लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएससी या बीएससी कहा जाता है, उनके लिए मैंडेटरी है कि हर 3 महीने पे उनको अपना रिजल्ट पब्लिश करना होता है। वो पब्लिक के लिए यूजफुल है क्योंकि वहां से हमें पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। किसी भी कंपनी में क्या शेयर लेने से पहले हमें ये एक बार ये देखना चाहिए कि कंपनी की प्रॉफिट्स या सेल कैसा हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे कुछ जो आइटम्स है हमारे पास, उसके बारे में समझते हैं कि आइटम्स क्या हैं और ये हमारे शेयर को चूज करने के लिए कैसे यूजफुल है। तो सबसे पहला सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितने का बेचा, कोई भी सामान कितने का बेचा। तो बाटा के एग्जांपल अगर लेते हैं तो बाटा ने कितने रुपए का सेल किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बाटा ने दिसंबर 2023 में, दिसंबर क्वार्टर के 2023 में 903 करोड़, ये फिगर जो है करोड़ में है जैसे यहाँ दिख रहा है, तो 903 करोड़ का सेल किया। मार्च में उसने 798 करोड़ का सेल किया, मार्च 2024 में। इससे हमें क्या पता चलता है, इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों नंबर्स में ये पता चलता है कि मार्च में बाटा का जो सेल है वो डाउन हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा और पहले से कंपैरिजन करते हैं कि जून में 958 करोड़ था, सितंबर में वो डाउन होकर 819 करोड़ हुआ, दिसंबर में थोड़ा सा अप हुआ 903 करोड़, और मार्च में 798 करोड़। राइट। अच्छा, तो दिसंबर से ये डाउन हुआ है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर करते हैं, ईयर ऑन ईयर पे। मतलब पिछले साल मार्च में उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस थी और इस साल मार्च में क्या परफॉर्मेंस है। रीजन ये है कि मंथ्स में या डिफरेंट 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 क्वार्टर्स में किसी रीजन के कारण सेल अप एंड डाउन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ज्वेलरी का बिजनेस लेते हैं तो ज्वेलरी का बिजनेस यूजुअली हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि शादियां भी होती हैं, दिवाली भी होती है और भी तरह की पूजा होती है, तो उसमें लोग ज़्यादा लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस मंथ में आपको जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा किसी ज्वेलरी बिजनेस के लिए, तो वहाँ आपका ज़्यादा सेल आएगा। लेकिन ठीक उसके बाद जनवरी फरवरी और मार्च में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक तो पूरा 1 महीने का पीरियड जो होता है दिसंबर 15 से जनवरी 15 के कोई शादियां नहीं होती, तो लोग उस टाइम पे ज्वेलरी खरीदना नहीं चाहते। और उसके बाद होती है तो थोड़ा सा होता है। फिर अप्रैल में जून में कुछ शादियां होती है गर्मी में हमारे कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां फिर से ज्वेलरी की कीमत बढ़ जाती है और ज्वेलरी का सेल बढ़ जाता है। इसके ध्यान रखने के लिए हमेशा जब भी हम किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का कंपेयर करें तो उसके सेम क्वार्टर का लास्ट ईयर से कंपेयर करना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में 779 करोड़ का सेल था और इस साल 798 करोड़ का सेल है, तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, हम ज्यादा नहीं बोल सकते। जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो एक्सपेंस होता है, कि कहने का मतलब कि कंपनी ने इतना सेल किया और उसके बाद कंपनी का खर्चा कितना आया। ठीक है, तो खर्चा इस क्वार्टर में आया 597 करोड़ और इस क्वार्टर में आ रहा है 616 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2023 से मार्च 2024 में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो कंपनी ने इतने का सेल किया, इतना पैसा उसके पास आया, उसके बाद उसके ऊपर खर्चा इतना है। खर्चा क्या हो सकता है कि सामान बेचने के लिए कंपनी ने रॉ मटेरियल लिया हो, जहाँ पे उसका स्टोर है उसका रेंट पे कर रहे हो, एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस हो, एम्प्लॉय के बोनस हो, कुछ सामान अगर उसमें आया हो वो फॉल्टी रहा हो तो उसको रिफंड करना पड़ा हो, तो ये सारे खर्चे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो आइटम है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जितना भी हमने सेल किया और उसमें जितना हमने खर्चा किया।
उसको जो खर्चे को जो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो मिलेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि वो एक्चुअली रियल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसलिए उसमें ऑपरेटिंग लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग का मतलब कि सिंपली सेल्स माइनस एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आते हैं, अब नेक्स्ट थिंग है ओपीएम। ओपीएम क्या होता है? ओपीएम मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है? तो अब हम देख सकते हैं कहने के ये कि सेल के कंपैरिजन में हमारा मार्जिन 23% है। यह प्रॉफिट, सॉरी, जो प्रॉफिट है वो हमारा 23% है। अब मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। हमें ये देखना है कि कंपनी के जो मार्जिन है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का या नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है, वो मार्जिन कंपनी बढ़ा रही है या मार्जिन कंपनी घटा रही है। अगर ये हो सकता है कि कंपनी का सेल तो बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन कम हो रहा है। मार्जिन कम होने का मतलब कि कंपनी का जो रियल प्रॉफिट है वो परसेंटेज वाइज कम हो रहा है, तो वो अच्छा 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 नहीं माना जाएगा। लेकिन ये सेल कम भी है लेकिन हमारी मार्जिन बढ़ती जा रही है, मार्जिन मतलब उतना मार्जिन, उतना परसेंटेज हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज गुड साइन, वो अच्छी बात मानी जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ 23% था, और अभी भी यूजुअली मोर और लेस दिस जून 2023 में 25% हुआ, फिर 22%, फिर 20%। तो अभी भी ये 23 से 22% में घूम रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस सितंबर से दिसंबर के बीच में मार्जिन इंप्रूव हुआ था, 4% इंक्रीज हुआ था। लेकिन यहाँ पे मोर और लेस आप देख सकते हैं कि 20%, 22%, 20%, 23% इस सेम ही रेंज में घूम रहे हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद जो नेक्स्ट है अदर इनकम। कंपनी के पास हो सकता है कुछ अदर से भी इनकम आए। अदर इनकम क्या हो सकता है कि कंपनी ने कोई बिल्डिंग को रेंट आउट दिया हो, वहां से कुछ पैसा आ रहा हो, कंपनी का कोई पेंडिंग इनवॉइस पड़ा हो, किसी का पेंडिंग बिल पड़ा हो जिसका पेमेंट आया हो। तो अदर इनकम पे जब हम इसको यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कि हमारे पास क्या अदर इनकम है। यहाँ है कि एक्सेप्शनल आइटम्स जीरो। एक्सेप्शनल मीन्स कोई ऐसा आइटम जो वन ऑफ आया हो, एक्सेप्शन है, वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो रेगुलरली आएगा, कभी कभी आएगा। और अदर इनकम नॉर्मल जो है वो क्या है? अदर इनकम नॉर्मल 21.9 करोड़। ठीक है, और इन दोनों को सम करके ये 22 करोड़ आया है। तो ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है अदर इनकम। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कंपनी ने कितना इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट किस सिचुएशन में कंपनी देगी? कि कंपनी ने अगर कहीं से लोन लिया है तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट देगी। अगर कहीं से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे 31 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट का रेंज भी 28 करोड़, 28 करोड़, 29 करोड़, 31 करोड़, इसी रेंज में चलता चला जा रहा है। नेक्स्ट थिंग है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू अगर लगातार घटती जा रही है। कंपनी ने मान लीजिए कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ट्रक लिया हो, एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गाड़ियां ली हुई हो, बिल्डिंग्स में कोई एयर कंडीशंस लगाए हो, कुछ मशीनरी लगाई हो, कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो अकाउंटिंग के टर्म में ऐसा होता है कि जिस जिस रेट से वैल्यू घट रही है, कंपनी उसके डिप्रिसिएट करके उसके वैल्यू को जितना घट रहा है उतना टैक्स पे क्लेम करती है। तो ये डिप्रिसिएशन इतना है। लेकिन हमारे शेयर को खरीदे या ना खरीदे उसके लिए ये डिप्रिसिएशन फैक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम समझने के लिए समझते हैं कि ये है क्या। अब जो फाइनल फिगर आता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब सेल्स माइनस एक्सपेंस, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसमें फिर हमने क्या किया, कुछ अदर इनकम आया है तो अदर इनकम को हम प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट जो हमने दिया उसको माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन दिया उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये पैसा है जिस पे कंपनी टैक्स देगी। ठीक है, अब इस पे हमें देखना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की क्या सिचुएशन है, ये बढ़ रही है या घट रही है। तो आप ये मेनली देखेंगे कि कंपनी की सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या सिचुएशन है, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि मार्जिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि मार्जिन श्रिंक हो रहा है या मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। फिर हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की क्या सिचुएशन है, बढ़ रहा है घट रहा है। और उसके बाद टैक्स परसेंटेज, मतलब कंपनी ने कितना परसेंट टैक्स दिया। तो इस क्वार्टर में 26% और इस क्वार्टर में 23%। अब कंपनीज को ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक ही परसेंटेज ऑफ टैक्स दें। तो कभी कभी क्या होता है कि वो कम टैक्स देते हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में एडजस्ट करके वो ज्यादा टैक्स देते हैं।
कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से उनको इंसेंटिव मिलता है, कुछ पीएलआई स्कीम में छूट मिलती है, तो उसकी वजह से टैक्स एडजस्ट होता है। आपको केवल ये देखने की जरूरत है कि कंपनी का जो टैक्स का जो टैक्स परसेंटेज है वो एक एक रेंज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं कंपनी किसी क्वार्टर टैक्स ही नहीं दे रही है, ऐसा रिलायंस के केस में भी होता है। कंपनी उस क्वार्टर में टैक्स नहीं देती है, और टैक्स नहीं देने के कारण क्या होता है कि टैक्स नहीं देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि कंपनी तो काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, उस क्वार्टर में कंपनी टैक्स नहीं देती है, और उस टैक्स को नेक्स्ट क्वार्टर में एडजस्ट करेगी, तो उस समय थोड़ा सा कम हो जाएगा नेट प्रॉफिट, राइट। तो हमें केवल ये देखने की जरूरत है कि कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज है वो एक सिमिलर रेंज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं कंपनी कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है, राइट। अब इस सब के बाद आता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट फिगर है जो कंपनी का रियल प्रॉफिट है, राइट। जो रियल प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2023 में 66 करोड़ है, जून जून 2023 में 107 करोड़, सितंबर में घट के 34 करोड़ हो गया, यहाँ 58 करोड़ एंड 64 करोड़, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम क्वार्टरली रिजल्ट रिजल्ट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए ना। हम केवल उतनी नॉलेज को लें, उतनी जानकारी को लें जिससे हमारा काम हो। हमें बहुत ज्यादा अकाउंटिंग और फाइनेंस को यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। तो जब हम क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करें तो हम दो दो तीन या चार चीजों का ध्यान रखें। पहला, कंपनी की सेल्स की क्या सिचुएशन है, वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या सिचुएशन है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, राइट। सेल्स भी बढ़ना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या सिचुएशन है, ये भी बढ़ना चाहिए, और नेट प्रॉफिट, ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के कंपैरिजन में आपने पहले ही पूरा एनालिसिस कर लिया, और आप गलत शेयर को लेने से पहले लेने में बच जाएंगे। जो एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जेरोधा, उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने ट्विटर पे डाला था कि शेयर मार्केट में 3% ही लोग ऐसे हैं, आउट ऑफ 100%, केवल 3% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा पाते हैं। और उस 3% में से केवल 1% लोग ऐसे हैं जो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 97% लोग लॉन्गर टाइम पीरियड में लॉस में रहते हैं, और बाकी के 3% में ऑलमोस्ट 2%, 1.5% लोग ऐसे हैं जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितना कि वो फिक्स डिपॉजिट में रख के कमाते हैं। ठीक है। और केवल 1% लोग ऐसे हैं जो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। हमें इन सब चीजों को समझ के उसी 1% में आने की कोशिश करनी है कि हम कैसे बाकी रिटेल इन्वेस्टर से डिफरेंट सोचें। जस्ट कोई हमें कोई फ्रेंड बता दे, कहीं से हम न्यूज में सुन लें, टीवी पे देख लें, और बिना उसको यहाँ पे चेक किए हुए शेयर को हम सिंपली उसको बाई कर लें। हो सकता है हम लकी हो, हमें उसमें वो प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन अगर यही हमारी हैबिट बनी रहेगी कि हम बिना किसी शेयर को आइडेंटिफाई किए हुए, बिना उसको चेक किए हुए हम खरीदेंगे, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हम लॉस में जाए। तो क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करना एक 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 स्टेप है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि उसका पी रेशियो कैसे चेक करेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे चेक करेंगे, पी क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है। ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो, राइट। फाइनेंशियल रेशियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम आगे के वीडियोज में समझेंगे, लेकिन आज के वीडियो का जो मेन फोकस है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझना। तो सबसे पहले जब कोई आपको आप किसी कंपनी के बारे में कोई आपको पता चलता है या कंपनी को सर्च करते हैं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप आके यहाँ देखिए, स्क्रीनर्स पे आइए, फ्री साइट है, और यहाँ पे उस कंपनी को सर्च कीजिए और उसका देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हो रहा है, सेल्स कितने हो रहे हैं, एक्सपेंस क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, टैक्स परसेंटेज कंपनी कैसे दे रही है, नेट प्रॉफिट क्या है। ये अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक दूसरी कंपनी दिखाता हूँ क्विकली, ओके। एक कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट जो है, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ज्वेलरी का काम करती है। गोल्ड की रिफाइनिंग से लेके गोल्ड की ज्वेलरी तक, ज्वेलरी बनाने तक काम करती है। फिर यहाँ आएंगे हम क्वार्टर्स में आएंगे। अब देखिए कि इस क्वार्टर्स में हमें क्या पता चलता है। अभी क्या जो मार्च 2024 का क्वार्टर है, इसमें 91,445 करोड़ का सेल हुआ है। ज्वेलरी है, ज्वेलरी महंगा होता है तो इतना सेल हुआ है। सेल का नंबर हमें ये नहीं बताता है कि प्रॉफिट क्या होगा। सेल तो देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा है, लेकिन इतना सेल के बाद इनका खर्चा कितना है।
91,609 करोड़ का खर्च है। मतलब जितना ज्यादा क्या सेल हुआ उससे ज्यादा खर्च है। 164 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 164 करोड़ नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उन्होंने सेल किया उससे 164 करोड़ ज्यादा उन्होंने खर्च किए, तो मार्जिन डेफिनेटली नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, -14 करोड़। और टैक्स परसेंटेज -129%। मतलब यहाँ पे उन्होंने टैक्स दिया नहीं है, इनको हो सकता है कुछ रिबेट मिला हो, क्योंकि ये नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, -32 करोड़। मीन्स ये लॉस में है कंपनी 32 करोड़ में। और अब आपको कोई बताती है कि गोल्ड गोल्ड के दाम तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, सिल्वर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राजेश एक्सपोर्ट जो है, अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो राजेश एक्सपोर्ट से पता चलेगा कि यहाँ देखिए कि कंपनी इज ए गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड प्रोडक्ट। It is the only company in the world with the presence across the entire value chain of gold, from refining to retailing, processing 35% of gold produced in the world। मतलब एक ऐसी कंपनी है ये, दिस इज द ओनली कंपनी, अकेली कंपनी है दुनिया में जो गोल्ड की रिफाइनिंग से लेके रिटेल तक बेचने तक काम करती है। और 35% ऑफ गोल्ड जो पूरे दुनिया में बनता है, दुनिया बनता है कहने गलत मैंने वर्ड यूज किया, जितनी भी दुनिया में 35 गोल्ड प्रोड्यूस होती है उसका 35% राजेश एक्सपोर्ट्स हैंडल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितने लार्ज वॉल्यूम पे काम कर रही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके क्वार्टरली रिपोर्ट को देखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे माइनस हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रॉफिट तो हो रहा है माइनस, लेकिन प्रॉफिट से हमें क्या मतलब है, हमें तो शेयर के प्राइस से मतलब है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में जिस तरह से कंपनी की प्रॉफिट ग्रो या डाउन होती है, उसी तरह से शेयर प्राइस भी डाउन होता है। आप कोई भी, मैं या आप या कोई भी उस कंपनी में क्यों पैसा लगाएंगे, उस कंपनी के शेयर क्यों खरीदेंगे जो जिनका प्रॉफिट डाउन हो रहा है। अगर प्रॉफिट डाउन होगा तो उसके शेयर प्राइस भी डाउन होंगे। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा चार्ट है, मैं ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि ये देखिए, ये इसका प्राइस चार्ट है लास्ट के 1 ईयर का। 1 ईयर में यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी 16 जून को 620 रुपीज का पर शेयर था, और आज घट के आज की तारीख में इसका 287 करोड़ है। और इसी को अगर आप इसके क्वार्टरली रिपोर्ट से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका जो नेट प्रॉफिट है 366 करोड़ से लेके आज के डेट में नेगेटिव प्रॉफिट है, लॉस में, राइट। तो ये एक तरीका है कि हम समझे, हम चूज करें कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। और कंपनी की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, कंपनी अगर ऊपर की तरफ जा रही है और हम उसके शेयर्स लेते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो अल्टीमेटली जो शेयर के प्राइस है वो कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। अगर प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो आज न कल कंपनी का शेयर प्राइसेस भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, और वो लॉस में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल टूल है। मैंने जैसा पहले की वीडियो में बोला था कि आप screener.in पे आइए, यहाँ पे आपके दिमाग में जो भी कंपनी आता है उस कंपनी को सर्च कीजिए और यहाँ टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है। मैं आपकी बाकी सारी डिटेल्स धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में शेयर करूंगा। आज जैसे हमने क्वार्टरली रिजल्ट को समझा है, और लेकिन आप ये जितना ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे आपके लिए समझना उतना ही ज़्यादा उतना ही अच्छा होगा। तो आज हम इस वीडियो को क्वार्टरली रिजल्ट तक ही रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो उनके पास इसको शेयर कीजिए, लिंक लिंक भेजिए उनका, और वो भी इसको देख के बेनिफिटेड होंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं जो शेयर मार्केट के बेसिक्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में है, तो चैनल में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और चैनल में भी आप इसको देख सकते हैं। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिले। ब्लेसिंग्स के बिना हम वेल्दी या रिच नहीं हो सकते। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों हम ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली वेल्थ को अचीव कर पाएंगे और प्रॉस्पेरिटी को भी हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ मैं आपसे।